This conference will now be recorded. काम आओ। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आई थिंक वॉइस इशू है, काफ़ी नेट प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज़ हमें आ ही नहीं रही। जी अब आ रही है मेरी आवाज़? जी सर, अब आ गई। अच्छा, चलो ठीक है। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अरहम बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी सर, आ गई। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, अब आ रही है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं ज़रा अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बेटा, अब ठीक है मेरी आवाज़? जी सर, जी बिल्कुल सर, ठीक है। आ रही है। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, सही वजह से। मोहम्मद फैज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक शहरोज़ है? सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी बेटा। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अभी तक हमने जो बात की थी उसको हम ज़रा एक नज़र डाल लें, उसके ऊपर रिकैप कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में हमने बात की थी कि इसको, ये आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो आपका एडवांस टैक्स जो लेवल पे पेपर है उसको भी एक नज़र देखते हैं, ताकि आपकी उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करवाई जा सके। हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स है जी 65 मार्क्स का, 10 मार्क्स के बेसिक हैं और 25 का सेल्स टैक्स है। हमारी जो सीक्वेंस होगी, पहले हम इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे उसके बाद हमारे ये 10 मार्क्स ये कंप्लीट हो, तो इस तरह 75% हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर लास्ट के ऊपर हम सेल्स टैक्स को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारी जो वेटेज है न्यूमेरिकल की वो और कम अज़ कम 30 और थ्योरेटिकल 50, लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर 50-50 को अप्रोच कर जाता है, राइट। उसके बाद हमने किताब का कहा था कि जी खालिद पेटीवाला की आपको किताब मिल जाएगी, मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर लूँगा और कुछ समरी जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें हमने कल तक जो बातें की थी वो ये थी कि FBR इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी। आप हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है विच इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ने है। टैक्स पेयर जो है वो बैंक्स के अंदर टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं, वो FBR को पहुंचता है और FBR जो है वो गवर्नमेंट को वो करवा देता है। FBR ने कितने टैक्सेस पाकिस्तान में लगाए हुए हैं? वो 5 हैं।
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, सीवीटी और कस्टम ड्यूटी। और इन 4 टैक्सेस को हम इनलैंड रेवेन्यू बोलते हैं। इनकम टैक्स को, सेल्स टैक्स को, एफईडी और सीवीटी। इनकम टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे सिलेबस में सिर्फ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हमारे सिलेबस में शामिल है। एफईडी बिल्कुल ऐसा ही तकरीबन मोड है जैसे सेल्स टैक्स है पाकिस्तान में, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं। सीवीटी भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। कस्टम ड्यूटी भी हमारे सिलेबस में शामिल। एफबीआर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर्स हैं, इस्लामाबाद में इसका ऑफिस है, इनकी वेबसाइट है। और इसकी जो मेन अथॉरिटी जिसको हम बार बार डिस्कस करेंगे उसको हम कहेंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, राइट, वो जो है। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं, ऑफिसर, ये हमने बात की थी। ये 5 टर्म्स मैंने बताई थी। एक थी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम कहते हैं एक साल। डिपार्टमेंट ने जो आपसे टैक्स लेना है वो साल के बाद लेना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है जी हमारी जो टैक्स लायबिलिटी किस चीज़ पे बेस करती है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर बेस कर रही होती है। टैक्स लायबिलिटी यानी ये वो टैक्स है जो 1 साल आप काम करें उसके बाद आपको मिलना है। मसलन इसकी आप एक सिंपल एग्जांपल ये लें कि एक घर को लेट्स सपोज कि 1 साल लगना उसको कंप्लीट होते हुए, राइट, यानी 1 ईयर उसके बाद उसको लगेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको पेमेंट कब मिलेगी? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस हाउस। इस साल जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जिस जो घर का ओनर है वो उसको पेमेंट करेगा, यानी उसकी लायबिलिटी है कि उसको पे करे, उसने पे करनी है उसको, यानी ओनर ने। ठीक हो गया। उसके बाद ये टैक्स लायबिलिटी किस पे बेस करती है? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ठीक है। टैक्सेबल इनकम किससे पहले क्या चीज़ आती है? टोटल इनकम। और टोटल इनकम क्या है कि उसमें हम टैक्सेबल टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करते हैं। और इसकी एक सीक्वेंस जो आपने रट लेनी है वो मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे आप। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पहले नाम लिखेंगे। फर्ज करें मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ मिस्टर इमरान शहजाद। ठीक। फिर इसके बाद जो है मैं अपना स्टेटस लिखूंगा कि मैं इंडिविजुअल हूँ और पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। ये रेजिडेंट क्या होता है ये हमारा एक टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करें। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर क्या होता है ये भी हमारा एक टॉपिक है। तो ये पहली चीज़, ये हम अपने न्यूमेरिकल में लिखेंगे उस बंदे का नाम जिसका हमने टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। फिर बताएंगे कि वो क्या है, सोल है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, और उसके बाद टैक्स ईयर। उसके बाद हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में हमारे पास जो चीज़ आएगी वो पहली आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस में हमारे पास जो चीज़ है वो बेसिकली एक तो ज़कात है,
दूसरा डोनेशन, उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट, इसको हम इंटरेस्ट कह लें। इन चीज़ों को हम अपनी टोटल इनकम में से लेस करेंगे। अच्छा, ये मेरी बात सुन लें कि मैं जो भी लेस का साइन होगा मैं पैरेंथेसिस में लिखूंगा, यानी इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, जो ब्रैकेट होती है, ठीक है। जो भी आपने अमाउंट नेगेटिव में लिखनी है, ये बात याद रखें, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको इस तरह से लिखते हैं। तो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे उतने आपके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ये बात याद रखें कि ये जो टैक्सेबल इनकम का वर्ड है, इसका ताल्लुक साल के एंड के ऊपर है। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फुल ईयर। किसी शख्स ने जो काम साल पूरा किया उसके बाद उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपकी जो होगी वो टैक्सेशन वो होगी, ठीक। टैक्सेशन में हम क्या करेंगे, एक टैक्स रेट को, एक परसेंटेज है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल इनकम के साथ। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारी टैक्स लायबिलिटी है। फिलहाल इसको समझ लें। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि टैक्स रेट को हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, राइट। अभी इसके ऊपर नहीं हम आएंगे, हम डायरेक्ट क्या करने की कोशिश करेंगे, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है, एक तो टैक्स रेट को हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये टैक्स रेट्स क्या है, राइट, और उसके बाद जो है वो टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसका यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये चीज़ें अभी सारी हमारी डिस्कस होनी है। ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर आपके 3 चैप्टर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर 1 चैप्टर है, बिजनेस के ऊपर 5 चैप्टर है, 1 चैप्टर कैपिटल गेन के ऊपर है आपका, ओके। और इस तरह इनकम फ्रॉम अदर्स ऊपर है, 1 चैप्टर आपका इसके ऊपर है। तो ये चीज़ें भी डिटेल से डिस्कस होंगी। अभी आपको बेसिकली सिर्फ इतनी बात का पता होना चाहिए, अभी बेटा आपको सिर्फ इतनी बात का पता होना चाहिए कि टोटल इनकम के 5 हेड्स हैं। जितनी बात मैं आपको समझाऊं आप कोशिश करें उतनी बात को ही याद रखें। टोटल इनकम रट्टा लगा लेना, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट से मिलती है, जॉब से मिलती है। रेंट से, रेंट जो हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, यानी घर का जो रेंट है, सिंपल एक एक लफ्ज से आप समझना शुरू करें। बिजनेस तो आपको पता है। कैपिटल गेन जो शेयर से हमें गेन आता है, शेयर को बेचने से, शेयर से नहीं बल्कि शेयर्स को बेचने से। और अगर कोई इनकम इनमें नहीं होगी तो वो किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसको हम कहते हैं टोटल इनकम। एक इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे तो हम बी पॉइंट तक आ जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड टैक्सेबल इनकम, ओके। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने टैक्स रेट को चूज कैसे करना है और उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक। ये टर्म्स ही आपके पास। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो पूछ लें, फिर उसके बाद में आगे चलता हूँ। जी चलें जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अब एक मैं कंप्लीट आपको टैक्स साइकिल जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स साइकिल क्या है। पूरी एक कंप्लीट इनकम टैक्स की जी जो सर। एक सर्कुलेशन। जी 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 बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने कहा है कि खालिद पेटीवाला की सर आप जो है ना प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की बुक लेंगे, जो आई कैप की रेफर्ड बुक है वो कर सकते हैं। हाँ जी। अगर आपको मिल रही है तो उसको छोड़े तो नहीं ना, फ्री मिलती है ना आपको, उसकी आप पेमेंट कर चुके होते हैं। सर जो आपने ओके सर। आप बेटा जब लेक्चर खत्म होगा ना फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा,
ठीक है, मैं आपको इसकी बुक के मुतालिक आपके से बात कर लूँगा। अच्छा जी, टैक्स साइकिल में पहला काम सुनिएगा, स्टेप 1 हमारा साल स्टार्ट होता है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। पाकिस्तान में जितने टैक्स पेयर हैं जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उन्होंने पूरा साल काम करना है। और हमारा जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 जुलाई, एंड होता है हमारा 30 जून को। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसी की बेस के ऊपर टैक्स ईयर डिसाइड होगा। हम एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर की बजाय जो हेडिंग देंगे वो टैक्स ईयर की देंगे। ये हमारा एक टॉपिक है, यानी बस अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि नॉर्मल वर्ड जो हमारे जो हमारे यूज़ होगा, टेक्निकल टर्म वो हमारे लिए टैक्स ईयर यूज़ होगा रादर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन लॉ ने फाइनेंशियल ईयर की भी बात की है, और फाइनेंशियल ईयर उस साल को कहते हैं, उस टाइम फ्रेम को कहते हैं जिसके अंदर आप अपनी कमाई को, अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, राइट। उसके ख़त्म होने के बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी स्टेप 2 के अंदर, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 के अंदर आप साल के एंड के ऊपर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ये भी हमने बात की कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। आप अपनी टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बात मैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूँ कि देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को ये कहा जाए, कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डर को, कि यार मेरा घर बना दें, तो वो आपसे कहता है कि जी ठीक है, मैं आपका घर बना देता हूँ और मैं आपसे जो है वो 10 मिलियन लूँगा मैं आपका घर बनाने के लिए। इसमें मटेरियल भी शामिल है और इसके अंदर मेरी लेबर भी शामिल है। आप मुझे ये बताएं, शुएब, मुझे आप बताओ अपना माइक ऑन करके, कि क्या वो बगैर पैसे लिए घर शुरू कर देगा? नो। नहीं करेगा, शाबाश। ये इसको आप समझ लें कि ये टैक्स लायबिलिटी है जो घर के कंप्लीट होने के बाद उसने कहा जी 1 साल तक मैं आपका घर कंप्लीट कर दूंगा और इसका मैं 10 मिलियन लूंगा। ये है टैक्स, ये लायबिलिटी है जो हमने उसको पे करनी है। वो क्या करेगा, सबसे आपसे पूरा साल एडवांस लेता रहेगा। ठीक हो गया, इसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो आपसे क्या लेता रहेगा, एडवांस। वो कहेगा सर मुझे 1 लाख रुपया तो देना, मैं स्टार्ट करूँ काम, कुछ मटेरियल लेके आऊँ, फिर कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, वो आपसे पैसे जो है वो लेता रहेगा पूरा साल। और वो क्या करेगा, साल के एंड के ऊपर इस 1 करोड़ में से जो पैसे उसने एडवांस में लिए होंगे, वो फॉर एग्जाम्पल कि वो आपसे 8 मिलियन ले चुका हुआ है पूरे साल में, तो क्या होगा कि वो कहेगा कि जनाब बाकी जो है मुझे आपसे, मेरा डिसाइड हुआ था 10 मिलियन, 8 मिलियन आप मुझे पूरा साल दे चुके हुए हैं, 2 मिलियन मुझे और दे दें। इतनी कहानी समझ आ गई आपको? यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके। अच्छा, अब सर लेकिन देखिएगा, टैक्स टैक्स लायबिलिटी बेटा साल के एंड पे डिसाइड होनी। अभी मेरी पूरी बात सुन लें, बस जितनी बात मैं बताऊं उतनी बात सुन लें। जब मैं पूछूं क्वेश्चन कर लें, फिर आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, टैक्स लायबिलिटी आ गई, इसके लिए सुनिएगा। टैक्स लायबिलिटी से क्या मुराद है कि ये डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है। ये डिपार्टमेंट का क्या है, रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट अगर समझें कि एक पार्टी है और वो अपनी किताबों में डेबिट क्रेडिट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो करेगा, फर्ज करें मैंने उसके पैसे देने हैं, वो तो करेगा डेबिट इमरान शहजाद और क्रेडिट टैक्स, उसका जो रेवेन्यू है। यानी ये, इसको आप कह सकते हैं, ये टैक्स में नहीं कहीं लिखा हुआ, आप इसको कह सकते हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी होती है बेसिकली वो डिपार्टमेंट का डेबिट होता है। वो डिपार्टमेंट के हम डेटर्स होते हैं, हमने उसको पे करना होता है। अच्छा, पूरा साल वो हमसे जो एडवांस लेता है ना, उसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। ये एक जबरदस्त टर्म आपके सामने और आ गई। क्या कहते हैं उसको, विदहोल्डिंग, WHT। आपने बिलों के ऊपर बड़ी जगहों पर अक्सर लोगों ने ये लफ्ज लिखा होता है, जिसको हम WHT विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। बेटा ये बात याद रखें, ये एडवांस होता है, इसको कहते हैं एडवांस टैक्स सिस्टम, विदहोल्डिंग टैक्स सिस्टम। ये पूरा साल चलता है। ये क्या चलता है, पूरा साल चलता रहेगा।
इसकी दो शक्लें होती हैं, एक को हम कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। क्या रीजन है, दोबारा सुन लें, एडवांस टैक्स लेने की क्या रीजन है, जबकि टैक्स तो हमने साल के एंड पे कैलकुलेट करना है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। यानी कंसीलमेंट को रोकने के लिए डिपार्टमेंट पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आपसे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टैक्सेस लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं आपसे, जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। उसकी दो शक्लें बताई मैंने, डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब मैं ज़रा इसकी एग्जांपल आपके सामने कोट करूं कि डिडक्शन और कलेक्शन की क्या क्या एग्जांपल है। देखें, डिडक्शन की पहले एग्जांपल क्या है कि आपको लोगों को सैलरी मिलती है उनकी कंपनी से। लेट्स सपोज कि उनको उनकी सैलरी है 100, लेकिन उनको जो उनका एम्प्लॉयर है वो 100 नहीं पे करता, वो कुछ अमाउंट उसमें से काट के बाकी अमाउंट उनको पे करता है। तो ये जो अमाउंट कटती है इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसी तरह आप देखें डिविडेंड, जो हमें शेयर के ऊपर कंपनी से प्रॉफिट मिलता है, ओके। लेट्स सपोज कि हमें वो 100 मिला, तो इसी तरह जो कंपनी है वो उसके ऊपर क्या करेगी कि उसको वो पे नहीं करेगी। कंपनी जो है वो डिविडेंड, लेट्स सपोज कि कंपनी उसमें से क्या करती है कि 15 रुपीज काट के 85 हमें देती है, तो ये जो उसने पैसे हमसे काट लिए ये क्या है, डिविडेंड। डिडक्ट करना यानी हमसे किसी ने पैसे को काट लिया। इसी तरह आप जब एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से माल बाहर बेचते हैं, आपके जब बैंक में पैसे आते हैं लेट्स सपोज 100, तो बैंक आपका 1 रुपया काट के बाकी 99 आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। ये जो टैक्सेस कट रहे होते हैं इनको हम डिडक्शन कहते हैं। बड़ा सिंपल वर्ड अंग्रेजी का, डिडक्ट करना, काट लेना। अब जरा दूसरी तरफ आइएगा कलेक्शन के ऊपर कि ये कलेक्शन क्या है। देखें, आप अपना मोबाइल का बिल जमा करवाते हैं, आपको बिल आता है लेट्स सपोज 100 का और 10 रुपये उसमें टैक्स भी ऐड हुआ होता है, तो आप एक्चुअली कितने पैसे जमा करवा रहे होते हैं, 110। हालांकि देने तो आपने 100 थे। ये जो अमाउंट आप एडिशनल डिपॉजिट करवा रहे हो इन एडिशन टू द सर्विसेज यू हैव टेकन फ्रॉम समबडी, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। यानी आपने उसको पे किया। सिमिलरली आपने अपने घर का टेलीफोन बिल पे किया और उसके अंदर भी आपने 10 रुपये 100 के साथ जमा करवा दिए, एक्चुअल पेमेंट आपने 110 की। इसी तरह आप जब इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के टाइम पे जब आप इंपोर्ट करेंगे तो लेट्स सपोज डिपार्टमेंट ने आपसे 20 रुपये ले लिए, तो आपकी टोटल 100 तो आपने दिए जिससे आपने परचेज की, और डिपार्टमेंट को कितने दिए, 20। तो ये इस तरह से आपकी फुल पेमेंट जो हो रही है, 100 जो है वो एक्सपोर्टर को और 20 आपने टैक्स डिपार्टमेंट को, कस्टम वालों को दी, तो 20 आ गई। ये दो बड़ी कॉमन शक्लें हैं जिनको हम डिडक्शन एंड कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन की और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, नई गाड़ी आपने परचेज की, होंडा वाले टोयोटा वाले आपसे कहेंगे कि भाई इतने पैसे जमा करवाओ साथ टैक्स के, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन। आप एक्सपेंस के साथ, एक सिंपल अल्फाज में समझें, जब आपको कोई खर्चा करना पड़े एक्सपेंस और उसके साथ आपको टैक्स लग कर आ जाए, तो उस टैक्स को हम आम जुबान में कलेक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। और जब आपको पैसे मिले, कमीशन मिली, टैक्स लोगों ने काट लिया, रेंट मिला उसमें से टैक्स काट लिया, आपका प्राइस बॉन्ड निकला उसमें से टैक्स कट गया, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब इस कलेक्शन और डिडक्शन को दोनों सर को कलेक्टिवली हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। जी सर ये बात रिपीट कीजिएगा जो भी आपने फर्क बताया डिडक्शन और कलेक्शन में। डिडक्शन एक एडवांस टैक्स का तरीका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा तमाम एम्प्लॉयर को पाकिस्तान में कि आपने अपने एम्प्लॉयर्स को पेमेंट नहीं करनी जब तक कि
उनका टैक्स नहीं काटना अगर बनता है तो, इसी तरह तमाम कंपनीज को कहा कि जब आपने डिविडेंड देना है लोगों को तो एक खास रेट के साथ, एक खास परसेंटेज के साथ आपने उनका टैक्स काटना है। वो काट के क्या करते हैं और कलेक्ट करके क्या करते हैं, ये सारा जो अमाउंट होती है, ये डिडक्शन और कलेक्शन वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी बैंक में जमा करवा देते हैं, जो अल्टीमेटली किसके पास जाती है, आपकी FBR के पास। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा YouTube के ऊपर एक वीडियो है, मैं आपके साथ इसको शेयर भी करता हूँ। आप एक काम कीजिएगा कि जब फारग हों तो उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। ये एक इमेज के साथ मैंने बनाई हुई है, कॉपी लिंक एड्रेस। तो ये बेटा मैंने एक लिंक शेयर किया है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, तो इसको भी ज़रा आप ज़रा फारिग जब टाइम हो तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा जी, जी बेटा। सर ये जो डिडक्शन और कलेक्शन के केस में हमारे पास जो सेपरेट टैक्स एडवांस में कलेक्ट किया गया, इस पे वही टैक्स रेट लगा के नहीं बेटा, मैं कलेक्ट किया अभी जाता है ना जो जब टैक्स। मैं कहूँगा तो उस वक्त आपने मेरे से क्वेश्चन करना। ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। मैं सॉरी, यस। अभी मुझे अभी जितनी बात मैं समझा रहा हूँ सिर्फ ये समझे, एक मैंने आपको ये बात सिर्फ अभी समझाई है कि टैक्स लायबिलिटी साल के एंड पे कैलकुलेट होगी, और एक टैक्स रेट है जो परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, उसको हमने अलग सीखना है। ठीक है। यस सर। उसके बाद मैंने कहा कि इस टैक्स लायबिलिटी में डिपार्टमेंट को ये शक है कि पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स पेयर टैक्स चोरी करेंगे, जो कि एक रूटीन का काम है। दिस इज नॉट हैपन इन पाकिस्तान, दिस इज हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने इसके ऊपर जो स्टडी की है, जो मैं PhD मैंने की है, उसमें मैंने देखा है कि अमेरिका में, उसके बाद इजराइल में, जितनी डेवलप्ड नेशन है, हर जगह पे टैक्स चोरी होता है, और उन जगहों के ऊपर ये एडवांस टैक्स का सिस्टम ये साथ साथ चल रहा होता है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। मसलन आप एक्सपोर्ट करेंगे, बैंक में पैसा आना आपकी मजबूरी है। बैंक आपके जो है वो टैक्स कटे बगैर आपको पेमेंट नहीं कर सकता। अगर वो पेमेंट करेगा तो ये बात याद रखें कि उसको पेनलाइज किया जाएगा, उसको डिफॉल्ट सरचार्ज पेमेंट करने पड़ेंगे, और बाद का जो डिपार्टमेंट है वो इससे पैसे लेगा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह मोबाइल का, आप अगर मोबाइलिंग जो है आपको बिल दे और उसमें टैक्स ऐड ना करे, FBR ने अगर इसको पकड़ लिया तो ये कंपनी पाकिस्तान में बंद भी हो सकती है। इसलिए इनकी मजबूरी है कि इन्होंने लोगों से टैक्स लेना ही लेना होता है। अच्छा, अब ये टैक्स जाता कहाँ पर है, ये बैंक में, बैंक से कहाँ पर जाता है, FBR के अंदर। ठीक है, इसकी मैं कहानी आपको सुना के फिर मैं आगे चलता हूँ कि ये होगा क्या। अच्छा, यहाँ पर ये समझ लें कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स का वर्ड यूज हो रहा हो तो इसकी दो चीजें हो सकती हैं, कलेक्शन और डिडक्शन। अगर आपसे कहा जाए क्या तमाम कलेक्शन जो है ये विदहोल्डिंग टैक्स है, तो आप कहेंगे यस। अगर कहा जाए डिडक्शन ऑफ टैक्सेस जो है ये विदहोल्डिंग टैक्स है, तो आप कहेंगे यस। लेकिन ये कहा जाए कि तमाम डिडक्शन ही विदहोल्डिंग टैक्स हैं, तो ये वर्ड गलत होगा। जैसे आप समझें कि जैसे इंसान है, तो कहा जाए यार एक इंसान को मैंने देखा, तो आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे मर्द है या औरत है, लेकिन जब आप मर्द कहेंगे
तो पता चलेगा ये इंसान है। यानी हर मर्द इंसान है, हर औरत इंसान है, लेकिन हर इंसान मर्द नहीं है, हर औरत इंसान नहीं है। इसी तरह विदहोल्डिंग टैक्स जस्ट एक टर्म है जिसको हम एडवांस टैक्स भी कहते हैं, और डिडक्शन और कलेक्शन उसकी आगे दो तरीकेकार है। एक रजीम है, एक तरीकेकार है जिसके अंदर के लोगों से एडवांस टैक्स लिया जाता है। जब उनको पेमेंट की जाती है तो टैक्स काटा जाता है, और जब इनसे कोई एक्सपेंसेस लिए जाते हैं तो उसके साथ इनसे टैक्स भी लिया जाता है। राइट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं पहले कि ये होता कैसे, इसकी हम सीक्वेंस बनाते हैं। देखें, मैं हूँ टैक्स पेयर इमरान शहजाद, मैं मोबिलिंग से सर्विसेज ले रहा हूँ। मोबिलिंग को मैं पेमेंट करता हूँ 110 रुपए की, 10 रुपए इसमें टैक्स है। मोबिलिंग क्या करेगा, 100 रुपया अपने पास रखेगा और 10 रुपए जो हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके हर महीने जमा करवा देगा। ठीक, 10 रुपए इसके पास चले गए। नेशनल बैंक या दूसरे जो बैंक्स हैं ये क्या करेंगे कि ये पैसा आगे एफबीआर को उनके अकाउंट में जमा कर देंगे और एफबीआर को बता देंगे जनाब ये इमरान शहजाद के 10 रुपए आपके। अब सुनिएगा, मैंने एफबीआर से कब कांटेक्ट करना है, साल के एंड के ऊपर, साल के एंड के ऊपर, ईयर एंड हो गया। ये पैसे कब जमा हुए हैं, ये साल के दौरान। ये बात ज़हन में रखनी है कि एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड पे हो रहा है, और मैं कब कांटेक्ट करूंगा इसके पास, एफबीआर के पास, साल के एंड के ऊपर। मैं एफबीआर को कहता हूं कि जनाब मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है, मेरी टैक्स लाइबिलिटी है वो है 30 रुपए। तो कहता है जी बिल्कुल ठीक है। और मैं कहता हूं कि जनाब 10 रुपए मेरे से मोबिलिंक ने लिए थे कलेक्शन की शक्ल में, वो आपके पास आ चुके हुए हैं। वो कहता है जी उसका सबूत, मैं कहता हूँ जी ये देखें मेरे पास उसका बिल है। वो कहता है जी ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एडवांस टैक्स को इसमें से माइनस करता हूँ और साल के एंड के ऊपर मैं 20 रुपए पे कर देता हूँ, जिसको कहते हैं टैक्स पेएबल। क्या बोलते हैं इसको, टैक्स पेएबल। राइट। मोबाइल लिंक या जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान में आपसे टैक्सेस ले रहे हैं, ये उन आपका हक है कि आप उनसे उसका प्रूफ मांगें, उसकी रिसीट लें, जिसको विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट। ये किसी भी शक्ल में हो सकता है, एक सादे कागज के ऊपर भी हो सकता है। एक बंदा सिर्फ एक सादे कागज ऊपर लिख के अपने साइन करके मोहर लगा के आपको दे दे तो ये आपके लिए वैलिड है, आपको उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। ये बिजली का बिल भी हो सकता है, ये सुई गैस का बिल, मोबाइलिंग का बिल, ऑनलाइन कोई डिवाइस, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सुनिएगा कि ये जो लोग आपसे टैक्सेस काटते हैं इनको हम विदहोल्डिंग एजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विदहोल्डिंग एजेंट। मसलन मोबाइल का विदहोल्डिंग एजेंट कौन होगा, ये आपके कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। ये आपका जैसे मोबिलिंक है वो भी हो सकता है, टेलीनॉर भी, यूफोन, ये सारे विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं। राइट। इस तरह टेलीफोन का आपका जो बिल आता है उसमें आपका पीटीसीएल है पाकिस्तान के अंदर, वो आपका विदहोल्डिंग एजेंट होगा। कस्टम जब इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम डिपार्टमेंट आपका विदहोल्डिंग, यानी जो शख्स आपसे टैक्स लेगा उसके बाद सैलरी के ऊपर आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, डिविडेंड के ऊपर कंपनी होती है हमेशा, एक्सपोर्ट में बैंक्स। तो जो शख्स भी पाकिस्तान में पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द एफबीआर, उसको हम विदहोल्डिंग एजेंट कहते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स क्या है, जो टैक्स साल के दौरान कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट करता है, विदहोल्डिंग एजेंट। अब सवाल ये है कि क्या हर जगह पर टैक्स कलेक्ट होता है, द आंसर इज नो, आंसर इज नो। बाज जगहों पर होता है, बाज लोगों से होता है, बाज के लिए नहीं होता। दूसरी बात कि ये जो 10 रुपए हैं, ये जो अमाउंट्स हैं 20 रुपए, ये कैसे डिसाइड होती है कि 1 रुपया काटना है, 15 काटे हैं या 10 काटने हैं। इनको हम कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स। विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स। राइट। अब सुनिएगा, ये जो परसेंटेज है ना टैक्स लाइबिलिटी की, ये जो परसेंटेज है,
अब देखिए इनकम टैक्स हमारा ऑर्डिनेंस है, एक मैं टर्म यूज करने लगा हूं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये हमारी किताब का नाम है जो लॉ की किताब है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसका बाद में हमारा आएगा कि लॉ की कंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे। इसके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाद एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल को हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। ठीक हो गया। फर्स्ट शेड्यूल के 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये याद रखें, जो पार्ट 1 है इसके अंदर जितने टैक्स रेट्स हैं वो सारे टैक्स लाइबिलिटी के हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने टैक्स रेट्स हैं वो किसके हैं? टैक्स लाइबिलिटी के हैं। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने बाकी टैक्स रेट्स हैं वो किसके हैं? विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं। ठीक हो गया। ये भी परसेंटेजेस हैं, ये सारी क्या है? परसेंटेजेस। इससे एक बात हमें ये पता चली कि अगर जिंदगी में हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेट्स कहाँ लिखे हुए हैं, तो हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब लें, वो नेट पे पड़ी है, और आप उसका फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो वहाँ हर तरह के टैक्स रेट्स गिवन हैं। टैक्स लाइबिलिटी के रेट्स भी गिवन है और एडवांस टैक्स के रेट्स भी गिवन है। ठीक हो गया। तो एक बात तो आपने बस जहन में रखनी है कि फर्स्ट शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट टैक्स रेट्स, और टैक्स रेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक टैक्स लाइबिलिटी के रेट्स होते हैं और एक एडवांस टैक्स के रेट्स होते हैं। जिसने टैक्स काटना है वो पार्ट 2 और 3 को देखेगा, कलेक्शन और डिडक्शन को, और जब आपने टैक्स देना है तो आप किसको देखेंगे? पार्ट 1 को देखेंगे। यानी साल के ऊपर जब आप अपनी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो पार्ट 1 को देखेंगे। बेटा अभी मुझे लेट मी कंप्लीट। सर डिस्टॉर्शन हो रही है। आप अपना लिख, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है? यस सर। ये बाकी लोगों के नहीं साथ सर, भी है? ठीक है आपकी आवाज, ठीक है सर, आपकी आवाज बेटा ठीक है। नेट पे आया हो, जरा उसको कनेक्शन चेक कर लो, ठीक होगी बात। ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। एडवांस टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई? सवाल ये है। उसकी वजह ये है कि एग्जाम के अंदर हमें एडवांस टैक्स दिया जाता है। दूसरी बात कि जगह जगह पर न्यूमेरिकल्स के अंदर पढ़ते हुए एडवांस टैक्स का वर्ड यूज होगा, विदहोल्डिंग टैक्स का वर्ड यूज होगा, डिडक्शन का वर्ड यूज होगा, कलेक्शन का वर्ड यूज होगा। हमें इस टर्म का सिर्फ पता होना चाहिए, किस परसेंटेज पे एडवांस टैक्स लगेगा, किस वजह से लगेगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, हमारी बिला से। हमें इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ इन टर्म्स का पता होना चाहिए इस लेवल तक कि डिडक्शन, कलेक्शन एक एडवांस टैक्स की शक्लें हैं। एडवांस टैक्स का फंक्शन क्या है कि एडवांस टैक्स हमारी साल के एंड के ऊपर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से क्या होना है? इसने लेस होना है। इस एडवांस टैक्स को हम यहाँ से लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल। अच्छा अब देखिएगा, अब टैक्स पेएबल भी हो सकता है, रिफंडेबल भी हो सकता है। टैक्स पेएबल भी हो सकता है, रिफंडेबल वो कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो मेरी टैक्स लायबिलिटी फर्ज करें कि वो 100 है और मैंने 80 रुपीज एडवांस टैक्स में दे दिए, तो ये कितना हो गया? 20। लेकिन अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी 100 है और पूरे साल में ये पॉसिबल है कि मैंने 150 एडवांस टैक्स दे दिया हो, तो इसको बोलते हैं टैक्स रिफंडेबल। तो नेगेटिव अमाउंट को क्या बोलेंगे? रिफंडेबल। और पॉजिटिव अमाउंट को क्या बोलेंगे? टैक्स पेएबल। अब अगर एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम में टैक्स लायबिलिटी की बात की है तो वो आपसे ये वाली अमाउंट चाह रहा है,
और अगर उसने आपसे टैक्स पेएबल की बात की है तो वो आपसे ये वाली अमाउंट चाह रहा है, वो कह रहा है एडवांस टैक्स भी इसमें से माइनस करें। लेकिन बाज औकात गलती से एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिसके अंदर उसने मांगी तो टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन उसने जब सजेस्टेड सोल्यूशन दिया हुआ है तो उसमें टैक्स पेएबल है। तो ये बाय मिस्टेक है। वो जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं वहां बताता जाऊंगा कि कहाँ पर आपने स्टॉप करना है। जितनी बात पूछी गई है उतना जवाब देंगे तो एग्जामिनर आपसे खुश होगा, उससे ज्यादा बात करेंगे तो आपसे खुश नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स को इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है, राइट? तो वो कहता है कि जनाब मेरा नाम ये है, मेरी बीवी का नाम ये है, वो बड़ी खूबसूरत है और वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो वो बंदा उसे पूछेगा ना कि यार मैंने नौकरी तुमसे करवानी है तुम्हारी बीवी से करवानी है, क्या उसको बात। तब चढ़ेगी ना अगर तो वो इंसान का बच्चा है कि भाई मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ये तुम किस तरफ कहानी ले गए हो। समझ आ रही कि नहीं? तो बात ये है कि एग्जाम के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट टूल थ्रू आउट सीए में आपने याद रखना है, व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग एंड व्हाट यू आर रिप्लाइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। ले जी, अब आगे टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेएबल तक हम पहुंच गए। ठीक हो गया जी, ये हमारा स्टेप आ गया। तो स्टेप 1 एडवांस टैक्स सिस्टम, और एडवांस टैक्स सिस्टम के साथ हमने कुछ टर्म्स यूज की, विद होल्डिंग टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स। अच्छा, इस एडवांस टैक्स को टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। वो क्यों टैक्स क्रेडिट कहते हैं उसकी वजह मैंने आपको बताई कि टैक्स लायबिलिटी को ने डिपार्टमेंट को ने आपको अपनी किताबों में डेबिट किया हुआ है। जैसे आप सेल की एंट्री पास करें तो डेटर को डेबिट करेंगे ना, तो जब डेटर आपको पेमेंट कर देगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सिमिलरली डिपार्टमेंट भी आपको क्या कहता है कि जो आपने एडवांस दे दिया वो क्रेडिट हो गए आप मेरे से, और बाकी पेमेंट मुझे कर दें। तो इसलिए इसको हम टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। लेकिन ये डेबिट का वर्ड कभी भी आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना आपको जो है वो टैक्स की किसी उसमें वेबसाइट पे मिलेगा, ना शायद कोई टीचर आपको बताए ये चीज़, लेकिन आपने यूज़ भी नहीं करनी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि टैक्स क्रेडिट को क्रेडिट क्यों कहते हैं, डेबिट क्यों नहीं कहते। अब उसके बाद आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है स्टेप ए और बी स्टेप में आ गए, अब सी स्टेप आ गया हमारे पास। उससे अगला एक होती है टैक्स रिटर्न। एक फॉर्म है टैक्स डिपार्टमेंट का, एफबीआर का एक फॉर्म है जिसका नाम है टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न, ठीक हो गया। ये स्टेप सी है हमारा टैक्स रिटर्न का। रिटर्न, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिटर्न डजंट मीन टू कम बैक। रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एफबीआर। कहाँ पर मिलेगा, आईरिस सॉफ्टवेयर में, जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है वहां आप जाएंगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसके 3 हिस्से होंगे। नंबर 1, मैं कौन हूँ, आप अपना तारुफ बताएंगे, आप अपनी इनकम उसमें बताएंगे, और आप उसमें टैक्स बताएंगे। ये फॉर्म किस लिए है, ताकि टैक्स पेयर अपनी ये तमाम इंफॉर्मेशन एफबीआर को अब जमा करवाए। हर साल एक टैक्स पेयर ने जिसकी टैक्सेबल इनकम मौजूद है, उसका एडवांस टैक्स जो कुछ भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बताएगा। नंबर 1, आपने पूरा साल टैक्स दिया, साल का एंड हुआ, आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, उस लायबिलिटी में से आपने एडवांस टैक्स को माइनस किया, और वो एक फॉर्म वेबसाइट पे गए और आपने ये इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, एफबीआर को जमा करवा दी। जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी एफबीआर के पास जाएगी तो एक नई स्टेज आएगी जिसको हम असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, असेसमेंट, डी फेज। डिपार्टमेंट आपके उस फॉर्म को चेक करेगा, उस चेक करने को असेसमेंट कहते हैं कि आपने फॉर्म ठीक जमा करवाया, आपने कोई गलती तो नहीं की, आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे, कोई कंसीलमेंट तो नहीं कर रहे। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस जो है, बाकी लोगों के केसेस हैं, वो कहाँ से पकड़े जाते हैं, टैक्स रिटर्न से। कि भी आपके पास ये इवन फील्ड हॉल्स हैं, लेकिन आपने रिटर्न में क्यों नहीं शो किए, ये फलां चीज है। तो इस प्रोसेस को असेसमेंट प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि आप इस असेसमेंट से खुश नहीं हैं, तो आप क्या करें, इसके बाद चले जाएंगे अपील में। तो ये आपका ई पॉइंट हो गया, ठीक।
ये जो हिस्सा है ना रिटर्न, असेसमेंट और अपील का, आपकी किताब का एक ही चैप्टर है। उसके अंदर हम टैक्स रिटर्न को भी पढ़ेंगे, किसको रिटर्न फाइल करनी है, कब रिटर्न फाइल करनी है, कब नहीं रिटर्न फाइल करनी, इसकी डेट में एक्सटेंशन कैसे होगी, असेसमेंट कौन करेगा, कब करेगा, उस असेसमेंट के खिलाफ आप अपील कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, ये एक चैप्टर है। इसके अंदर अक्सर जो एग्जाम में आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये हम अब जो हमारे सिलेबस का स्टाइल होगा मेरा, वो यही स्टाइल होगा। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में शामिल है ही नहीं, टैक्स, एडवांस टैक्स। तो हम कहाँ से चलेंगे, बी पार्ट से, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी के साथ मैं पहले आपको टैक्स लायबिलिटी स्टेज 1 में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, राइट। और इसके साथ इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद एंड के ऊपर हम इस स्टेज को कंप्लीट करेंगे। जब सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा तो फिर ये 3 चीज़ें मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। इसको कहते हैं टैक्स साइकिल। अब मैं टर्म्स लिखता हूँ, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन हुआ आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो आज मैंने आपको पढ़ाई है, राइट। उससे उसमें सबसे पहली टर्म मैंने आज आपको जो सिखाई वो बताई है मैंने, विदहोल्डिंग टैक्स। इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। इसकी 2 शक्लें हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक। उसके बाद एक मैंने चीज बताई कि एक होता है विदहोल्डिंग एजेंट। वो कौन होता है, जो या तो डिडक्शन करता है या कलेक्शन करता है। इसको एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आप टैक्स लेके एफबीआर का ये एजेंट है, वो आपको जमा करवाता है। उसके बाद मैंने जो टर्म आपके लिए यूज की वो असेसमेंट की यूज की। फिर मैंने एक टर्म आपको बताई टैक्स रिटर्न की। टैक्स रिटर्न क्या है, इज अ डॉक्यूमेंट जो एफबीआर इशू करता है। फिर हमने एक टर्म मैंने आपको यूज की अपील, यानी आप उस असेसमेंट के खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टैक्स पेबल भी आ सकता है और टैक्स रिफंडेबल भी हो सकता है, राइट। इसके साथ एक मैं आपको ये तरीकेकार जो मैंने आपको पूरा बताया है, इसको हम नॉर्मल टैक्स रजीम कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम। नॉर्मल आम टैक्स रजीम तरीकेकार, या दूसरे अल्फाज में मैं इसके लिए वर्ड यूज किया करूंगा एनटीआर, यानी जिसके अंदर आपका एडवांस टैक्स कटता है, साल के एंड के ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, उसमें से एडवांस टैक्स माइनस करते हैं, या पेबल आएगा आंसर या रिफंडेबल आएगा। ऐसे तरीकेकार को हम एनटीआर बोलते हैं। ठीक है जी। ये मैंने कुछ टर्म्स थी जो आज आपके सामने यूज की। अब आपका जो भी क्वेश्चन है, द हाउस इज ओपन, यू कैन आस्क। जी बेटा, अब आप सर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते जी। सर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए टैक्स एक्सपेंस लेस करते हैं, तो सर वो जी, टैक्स एक्सपेंस और ये टैक्स लायबिलिटी में क्या फर्क है? टैक्स एक्सपेंस जो हम माइनस करते हैं और टैक्स लायबिलिटी में क्या फ़र्क है, ये हम आपको जी सर। ये प्रोविजन क्रिएट करते हुए आईएस 12 में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। ये तकरीबन जो टैक्स लायबिलिटी है, ये वही टैक्स लायबिलिटी है जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं। जब ये कंफर्म हो जाती है तो ये टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाती है। आप जब एंट्रीज करेंगे उसकी अपने अकाउंटिंग के
आ रही मेरी? सर बहुत कम आ रही है और कभी कभी आ रही है फिर रुक रही है। अच्छा, ये बार बार डिस्टॉर्शन हो रही है, बारिश की वजह से तो नहीं हो रही है? मतलब आ गई। जैसे कहता हूँ तो इसमें नहीं, आज लेक्चर में काफी डिस्टॉर्शन रही है। ओ सर आज तो ठीक आती रही है आवाज ऑलमोस्ट। अच्छा अभी अच्छा अच्छा अभी मसला हुआ थोड़ा सा। हाँ अच्छा, जी। अभी हुआ है, ठीक है। जी सर। तो मुझे ये बताएं कि बेटा ये जो टर्म्स मैंने आज यूज की हैं, कुछ आपके पल्ले पड़ी ये टर्म्स? जी एडवांस सर टैक्स का पढ़ी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स लाइबिलिटी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, टैक्स लाइबिलिटी। जब भी मैं वर्ड टैक्स लाइबिलिटी की बात करूंगा तो आपके जहन में एक ही लफ्ज़ आना चाहिए कि साल कंप्लीट हो गया, अब एक शख्स ने हम इस पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के बाद जो पेमेंट करनी है विद कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्सेस क्या है, दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ एडवांस टैक्स, राइट। ये एडवांस टैक्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए लिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं कोई भी एडवांस टैक्स से बचा हो। आप हर एक के पास सेल फोन मौजूद है, आप सब लोगों को टैक्स जो है वो मिलता है, आपको आपसे कलेक्शन की जाती है। कुछ लोगों ने गाड़ियां परचेज की होंगी, किसी ने मोटरसाइकिल परचेज की होगी, कोई गाड़ी के टोकन लगवाता होगा। ये सारे के सारे लोग जो है हम इस टैक्स नेट में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स भी हम पे करते हैं। बिस्किट खा लिया आपने, जो है वो पानी की बोतल परचेज कर ली, उसके ऊपर जीएसटी लिखा होता है, तो वो टैक्स भी देते हैं। तकरीबन कोई ना कोई किसी नेट में आ चुका होता है। एफबीआर पाकिस्तान में हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है। टोटल इनकम की टर्म मैंने कहा नहीं भूलनी, वो 5 हैं। टोटल इनकम मीन इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये ऐसे है कि जैसे आपकी 5 उंगलियों पे ये लिखा होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए, ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। ये 3 स्टेप तो हर बच्चे को उसकी बुद्धि में बैठ जाने चाहिए जब तक कि वो सीए नहीं कर लेता, क्योंकि इसने थ्रू आउट आपके आर्टिकल्स में यूज होना है, इसने आपके एग्जाम में यूज होना है, इसने फाइनल में जाके यूज होना है। 3 लफ्ज आपके। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसी आएगी? टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट्स के साथ, टैक्स रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो वहां मैंने, अगर आप एडिशनल यानी कल की क्लास से पहले अगर टैक्स रेट्स को देखना चाहते हैं तो ये मैं आपको अपना उसमें दिखाता हूँ। उस चैनल में जो वीडियो है वो कौन सी होगी जिसमें टैक्स, अगर आप देख के आ जाएंगे तो आपसे ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें, ये है इसके अंदर आई थिंक सो ये वाली टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही है ये वाली? जी सर। इसका लिंक भेज दूं मैं, इसमें आपको टैक्स रेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर तो आप इसको देख के कल आ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? ठीक। अच्छा, जिन लोगों को आज की इशू आया कोई टैक्स पेएबल और उसके अंदर, वो जो पहला लिंक मैंने बेटा भेजा है ना इससे पहले, वो वीडियो देख ले। अगर आपको किसी इशू के ऊपर कोई इशू हो तो ये जो 2 लिंक मैंने आज भेजे हैं ना आपको, वो आप देख, ये दोनों का इसमें लिखा हुआ है टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल टैक्स रेट्स पार्ट 2 जो है, इसका पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें टैक्स रेट्स मैंने बताए हुए हैं। जो पहला लिंक भेजा वो सिस्टम है, उसके साथ एनिमेशंस भी हैं, उसको आप देख लेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसके अंदर देखेंगे तो टैक्स रेट्स की सैलरीड नॉन सैलरीड का होगा। कल जब आप क्लास में आएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप मुझे समझ रहे होंगे। ठीक है? ना भी टाइम मिले तो घबराना सर नहीं है, कल मैं इन चीजों को आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर जो जी डिडक्शन ऑफ जी टैक्स है वो तो एम्प्लॉयर काटता है एम्प्लॉय की, जी जी। तो एफबीआर के पास उसकी कैसे इंफॉर्मेशन होती है कि वो तो एम्प्लॉयर काटता है, एम्प्लॉयर शायद कोई दगा भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो करते ये हैं कि हमने जितनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो हर महीने की 15 तारीख तक उन्होंने उसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट,
वो जमा करवानी होती है एफबीआर की वेबसाइट पे जाके। हर महीने उन्होंने ये स्टेटमेंट जमा करवानी होती है। और अब सिस्टम तो हमारा सारा ऑनलाइन है। मैं जैसे ही साल के एंड के ऊपर अपनी रिटर्न फाइल करूंगा, तो उसके बाद जब मैं लिखूंगा ना मेरा एडवांस टैक्स इतना मेरी सैलरी पे कट चुका हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है कि वाकई इसका टैक्स कटा भी हुआ है या नहीं कटा हुआ। समझ आ रही है? तो जी उससे सर, काफी लोग जो है पकड़े जा सकते हैं। अगर वो दगा करेंगे, कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे, तो वो पकड़े जा सकते हैं। जी जी। और